गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी के पास आवाज ठीक से आ रही है? कंफर्म करें जरा। ठीक है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स के बारे में जस्ट हमने बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। आज हम वेरिएबल्स को काफी डेप्थ में कवर करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग वेरिएबल्स? वेरिएबल्स को जनरली प्रोग्रामिंग में यूज क्यों किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, विदाउट वेरिएबल्स कोई भी मीनिंगफुल एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल नहीं। वेरिएबल्स का मेनली पर्पस क्या रहता है? डेटा को स्टोर करना। मतलब वेरिएबल्स डेटा या वैल्यूज को डायनेमिकली स्टोर कर सकते हैं, इनका इंफॉर्मेशन हम रन टाइम पर कीबोर्ड से रीड करवा सकते हैं। इसके अलावा भी वेरिएबल्स के कई सारे ढेर सारे एडवांटेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि मान लो अगर आप कोई सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्लेसेस पर यूज कर रहे हो, अगर आपको वो उस वैल्यू में कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो आपको मल्टीपल प्लेसेस पर चेंजेस करने की नीड होती है। अगर वही वैल्यू आपने वेरिएबल में स्टोर करके रखा है तो हमें मल्टीपल प्लेसेस पर चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट हम केवल उस वेरिएबल के अंदर सिंगल प्लेसेस पर चेंजेस परफॉर्म करेंगे, राइट। इसके अलावा भी इसके कई सारे इंपॉर्टेंट रोल थे, जैसे कि अगर हमें कोई भी इनपुट रन टाइम पर कीबोर्ड से एक्सेप्ट करना है तो डायरेक्टली वैल्यू के फॉर्म में एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। मतलब आप कीबोर्ड से कोई भी डेटा रीड करोगे तो रीड करने के बाद इनिशियली उस डेटा को हमें सबसे पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करने की नीड होगी, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स? वेरिएबल का इजीएस्ट और सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। वेरिएबल इज अ लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी, राइट। वेरिएबल्स क्या, जस्ट काइंड ऑफ मेमोरी जिसका मेनली पर्पस क्या, रन टाइम पर वैल्यू या डेटा को स्टोर करना। दूसरा केस, वेरिएबल एक्ट्स लाइक अ कंटेनर, राइट। नेक्स्ट वन, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट वन, जनरली किसी वेरिएबल का पर्पस क्या रहता है? डेटा या वैल्यू को स्टोर करना, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया था कंटेंट्स के व्याप पर वेरिएबल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोई भी वेरिएबल या तो वैल्यू स्टोर करता है या फिर मेमोरी एड्रेस। ऐसे वेरिएबल्स जो डायरेक्टली वैल्यूज को स्टोर करते हैं उन वेरिएबल्स को ही हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट प्रिमिटिव वेरिएबल्स। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिंपल। प्रिमिटिव वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या, सबसे पहले क्या आता है? डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम और देन वैल्यू, राइट। अगर हम इसी डिक्लेरेशन में ऐड कर देते हैं स्टार तो इसी केस में हम एक्स को प्रिमिटिव वेरिएबल ना बोलते हुए पॉइंटर वेरिएबल बोलेंगे। लास्ट टाइम में डेफिनेशन में डिस्कस किया था, एनी वेरिएबल दैट कैन स्टोर द मेमोरी एड्रेस नोन एज पॉइंटर वेरिएबल। तो इस केस में अगर एक्स के अंदर हम वैल्यू असाइन करके इन फ्यूचर किसी अदर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेंगे। पॉइंटर अपने आप में एक बिगेस्ट टॉपिक है जो कि हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था बेस्ड ऑन पर्पज एंड पोजीशंस। पर्पज और डिफरेंट पोजीशन के व्याप पर वेरिएबल्स के दो टाइप थे, क्या क्या? लोकल एंड ग्लोबल। सिंपल, कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर आपने ब्लॉक के अंदर प्रोवाइड किया है, जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लॉक इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। कोई भी वेरिएबल आपने फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है, तो ऐसे वेरिएबल्स को ही हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन आउटसाइड फंक्शन और ब्लॉक प्रोवाइड किया है, ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट ग्लोबल वेरिएबल। तो लास्ट टाइम मेनली डिस्कस क्या कर रहे थे? अबाउट द लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स के बारे में कई सारे पॉइंट वन बाय वन डिस्कस किए थे, उन्हीं के बारे में हम आज काफी डेप्थ में बात करने वाले। फर्स्ट वन, लोकल वेरिएबल्स के केसेस में फर्स्ट रूल क्या था? इनका डिक्लेरेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं? इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। अभी हम बार बार हम फंक्शन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है तो लोकल, फंक्शन के बाहर है तो ग्लोबल। नेक्स्ट वन, लास्ट टाइम ने आपको बताया था लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन कहाँ होता है? टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। एलोकेशन होता कब है? जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल उस ब्लॉक में एंटर होता है। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स। मतलब अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया है तो ऐसे लोकल वेरिएबल्स में बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर होता है? ऑलवेज अननोन और जंक।
और गार्बेज वैल्यू। राइट, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम फिनिश कर लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अगर हमें किसी वेरिएबल का रन टाइम पर स्टेटस जानना है, सिमिलरली इसके पर्पज से हमने डिस्कस किया था वॉचेस। वॉचेस में जाके आप क्या क्लिक करोगे, ऐड वॉच, देन आप एंटर क्या करा सकते हो उस वेरिएबल का नेम जिसका इंफॉर्मेशन आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डिस्प्ले कराना चाहते हो। सिमिलरली हमने फिर से ऐड कर लिया एक्स, वाई एंड जेड। राइट, क्या अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है? नहीं। एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, F7 की। राइट, क्या प्रेस करोगे, F7। डायरेक्टली ओपनिंग करा, अभी मैंने जस्ट क्लिक किया है एम्प्टी प्लेसेस पर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। बाद में मीन्स फिर से आपको वापस अगर वॉच एक्सप्रेशन लाना है, शॉर्टकट की है एल, सॉरी ओनली F5, केवल आपको F5 प्रेस करना है। अभी आप वॉच एक्सप्रेशन के ग्लो निचले हिस्से में देख सकते हैं कि करंटली क्या शो रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एक्स, अनडिफाइंड सिंबल वाई, अनडिफाइंड सिंबल जेड। देन हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक में आया, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, लोकल वेरिएबल्स एक एक करके वन बाई वन एलोकेट नहीं होते, सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन एक साथ परफॉर्म होता है। कहाँ पर, टॉप ऑफ द स्टैक। किस ऑर्डर में एलोकेशन होता है, जिस ऑर्डर में आपने डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राइट, मतलब अभी कंट्रोल केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा है, करेंट एक्टिव स्टेटमेंट, जो कि एग्जीक्यूट होने वाला भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कंट्रोल ब्लॉक में आ चुका है, तो एट दैट टाइम एक्स वाई जेड तीनों लोकल वैल्यूज का मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हो गया। लेकिन इनिशियल वैल्यू क्या है, क्या हमें एक्स वाई जेड में इनिशियली 10 20 30 दिख रहा है? नहीं, क्या है, जस्ट गार्बेज वैल्यू। जैसे ही करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए हम शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, F7। टेस्ट इट, एक्स में 10 असाइन हो गया है, अब कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी भी वाई और जेड के डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, गार्बेज। सिमिलरली फिर से मैंने F7 प्रेस किया, वाई में 20 साइन हो चुका, जेड में 30। उसके बाद स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंटफ के द्वारा क्या डिस्प्ले हो जाएगा, करंट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विच इज 10 20 30। टेस्ट इट, आउटपुट स्क्रीन देखना, अल्ट F5। राइट, क्या सो रहा है करंटली, 10 20 30। इसके अलावा हमने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट वेरिएबल नेम के प्लेसेस पर हमेशा वेरिएबल्स का वैल्यू रिप्लेस होता है। लेकिन अगर हमें कभी वेरिएबल का एड्रेस जानने की जरूरत हो, राइट, यूज क्या करेंगे, M% ऑपरेटर और एड्रेस एट ऑपरेटर। नेक्स्ट प्रिंटफ के द्वारा हमने क्या डिस्प्ले कराया है, एड्रेस ऑफ एक्स वाई जेड। और एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए यूजली हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, %u। %u का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रिंटफ से क्या डिस्प्ले हो रहा है, एक्स वाई जेड का एड्रेस। लास्ट टाइम में आपको बताया था, अगर एक्स का एड्रेस स्टैक मेमोरी में 100 है, तो वाई का एड्रेस क्या आएगा, 98। उसी टाइप से जेड का एड्रेस क्या आएगा, 96 इन 16 बिट सी कंपाइलर्स। ठीक है, 64 बिट कंपाइलर भी होते हैं, वहां पर इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, तो वहां पर आपको एड्रेस में कितने का डिफरेंस दिखेगा, 4 बाइट्स का। ठीक है, लेकिन मैं अभी टर्बो सी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए सिंपलेस्ट वन होता है। टेस्टेड यहाँ पर एड्रेस में कितने का डिफरेंस है, 2 2 बाइट्स का। प्लस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो या डिफरेंट कंपाइलर यूज कर रहे हो, तो वहां पर यही एड्रेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। उसका रीजन हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। एक्चुअली स्टैक मेमोरी दो टाइप के होते हैं, अपवर्ड स्टैक, डाउनवर्ड स्टैक। तो कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो डाउनवर्ड स्टैक को फॉलो करते हैं, जहाँ पर एलोकेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, वहां पर आपको एड्रेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। लेकिन टर्बोजी कंपाइलर अपवर्ड स्टैक यूज करता है, अपवर्ड स्टैक में एलोकेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, right? तो इसलिए एड्रेस आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की जर्नी हम लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके थे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी केस में। व्हाट अबाउट रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, तो एक बार पहले जस्ट शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके थ्योरेटिकल पॉइंट आपको लिखवा देंगे विद डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। करेंटली आपको याद होगा 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, एक्स वाई जेड। वैल्यूज क्या थे, 10 20 30। सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर डिक्लेयर करने के लिए वेरियस रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं उनको देखते हैं हम वन बाई वन। फर्स्ट वन, सेम प्रोग्राम में मैंने फिर से सेव कर लिया, रीनेम कर लिया। ठीक है, पूरा रिमेनिंग कोड मैं आपके लिए हटा रहा हूँ। फर्स्ट वन, अगर आप कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल यूज कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अगेन डिस्प्ले कराया समथिंग %डी एक्स, या हो सकता है हम एक्स में कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट। अगर आप इस कोड को कंपाइल करोगे तो रेज क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एक्स। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एक्स। व्हाई दिस एरर, सी लैंग्वेज का बेसिक रूल है, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले
उसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। इस चीज का क्या मतलब है? जैसे कि मान लिया जाए क्रिकेट मैच के लिए कोई टीम सिलेक्शन हो रहा है, राइट? तो टीम में मेनली कितने प्लेयर प्ले करते हैं? 11 प्लेयर्स। तो उनको मतलब वो 11 प्लेयर्स क्या, उन्हें मैच स्टार्ट करने से पहले बताना पड़ता है कि हमारे प्लेयर्स के नेम्स क्या हैं, राइट? या उनका जो भी फिजिकल डिटेल्स है, पूरा डिटेल्स स्टार्टिंग में रजिस्टर करवाना होता है, उसके बाद ही तो उनको प्ले करने का चांस मिलता है। उसी टाइप से वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें स्टार्टिंग में कोच को बताना होता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ये इन्फॉर्मेशन हम कैसे बताते हैं? वेरिएबल को डिस्क्राइब करके, डिक्लेयर करके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंटैक्टिकली वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले डेटा टाइप। तो डेटा टाइप पे फिलहाल में क्या यूज कर रहा हूँ? जस्ट इंटीजर। जब डेटा टाइप के हेल्प से हम किसी वेरिएबल को मेंशन करते हैं, तो एक्चुअली इसी स्टेटमेंट को टेक्निकली बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो आप बोलो क्या सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई वर्ड ऐसे लिख सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्लैश स्लैश का यूज किया है। स्लैश स्लैश राइट करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग। मतलब यहाँ पर कोई भी सिंटैक्टिकल रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं भाई। एक्चुअली स्लैश स्लैश से हम जो भी लाइन ऑफ कोड राइट करते हैं उसको कमेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमेंट्स। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, आज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। कमेंट्स के अंदर अगर हमने कुछ भी लिखा है, ऐसे स्टेटमेंट या कोडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कोड कभी कंपाइलेशन का पार्ट नहीं है। मतलब आपको तो विजिबल हो रहा है, कंपाइलर के लिए टोटली स्टाइल्स हिडन होते हैं, ठीक है? तो कई बार हम जस्ट कमेंट्स का भी यूज करते हैं मेनली कोड को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल डिक्लेरेशन, राइट? अगेन आप देख रहे हो हमने डिक्लेयर कर दिया तो प्रीवियसली कोड कंपाइल नहीं हो रहा था, अब कंपाइल हो रहा है कि नहीं? यस। तो आपके लिए पहले कोड मैं सेव कर देता हूँ इनवैलिड फॉर्म में। तो अगर कई बार ऐसा भी रहता है बिगिनर लेवल पर, ये मिस्टेक आप लोग सबसे ज्यादा करते हो कि हम कई बार कुछ वेरिएबल्स डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी डिक्लेरेशन। तो ऐसे इसमें रेस क्या होता है? कंपाइल टाइम एरर। दूसरी बात, वेरिएबल्स का मतलब एक्चुअली सी लैंग्वेज के अंदर दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं इनिशियली। क्या क्या? डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन को एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। सर इनका क्या मतलब? सिंपल। डिक्लेरेशन का मतलब होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हम आगे देखेंगे। अब सर हम बिगिनर लेवल पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट डिक्लेरेशन है या नहीं? ये जानना बहुत जरूरी है। तो डिक्लेरेशन का अभी बिगिनर लेवल पर आपको बेसिक सिंटैक्स बता रहा हूँ। कोई भी स्टेटमेंट अगर डेटा टाइप से स्टार्ट हो रहा है, राइट? जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं सभी डिक्लेरेशन डेटा टाइप से स्टार्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में सारे स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट काउंट होते हैं, ठीक है? और डिक्लेरेशन का सी में बेसिक रूल है कि डिक्लेरेशन केवल ब्लॉक के टॉप में ही अलाउ होते हैं, राइट? अगर एक बार एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आ गया उसके बाद अगर आप कोई डिक्लेरेशन प्रोवाइड करो, देन ऑलवेज कंपाइल टाइम एरर। मतलब ये कोड कभी भी कंपाइल नहीं होगा। ये सब कुछ मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है? अब ये एक बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है, इससे आपका माइंड सेट रहे, राइट? मतलब कहने का ये है कि डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट के पहले पुट होना चाहिए। मतलब एक बार एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आ गया देन कभी भी डिक्लेरेशन राइट करना पॉसिबल नहीं। अब आप बोलो सर एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट क्या है? वापस एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, राइट? सिंपल। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के अलावा जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने राइट डाउन किया समथिंग प्रिंट है तो इस स्टेटमेंट को सर हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। क्या प्रिंट टैब के बिगिनिंग में आपको डेटा टाइप दिख रहा है क्या? नहीं, राइट? तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर हमने राइट डाउन किया समवेयर 10+5, इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पर भी आपको डेटा टाइप दिख रहा है बिगिनिंग में? फुल डिक्लेरेशन पर्पस नहीं। दैट्स वाई एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। तो अभी कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। थ्रू आउट द फंक्शन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट कहीं भी राइट करना पॉसिबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर हम यूज करते समथिंग CLR SCR या गेट CS, आप आइडेंटिफाई करके बताओ स्टेटमेंट किस कैटेगरी में आएंगे? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी में। व्हाट यू से? क्या बोलोगे? क्या ये नहीं स्टेटमेंट के बिगिनिंग में कहीं पर भी आपको डेटा टाइप दिख रहा है? नहीं। तो अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल पर्पज से स्टेटमेंट राइट किए हैं ऑल आर
एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। बाकी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉपर हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग फंक्शन, राइट। जब मैं फंक्शन वाला यूनिट डिस्कस करूंगा डेट टाइम के बारे में काफी डेप्थ में बात करेंगे। क्या बोलेंगे इनको हम? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए फर्स्ट मैंडेटरी रूल है, यूज करने से पहले डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। दूसरी बात, क्या हम सर वेरिएबल डिक्लेरेशन कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं। फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, एक बार एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आ गया, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? डिक्लेरेटिव और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिबल तो एक बार एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद डिक्लेरेशन कभी भी अलाउ नहीं है, नेवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन राइट किया, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10। जैसा कि आप जानते हो स्टेटमेंट कैसा है? डिक्लेरेशन और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। क्या इससे पहले कोई एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आया है? यस। अगर एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कभी भी अलाउ नहीं होते। दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर टेस्टेड। क्लियरली अब मैसेज क्या आ रहा है? मतलब सेकंड केस में आपको वार्निंग दिख रहा है, वार्निंग में क्या आ रहा है? एक्स इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज। जस्ट आपको वार्न किया जा रहा है कि एक्स में आपने कोई वैल्यू स्टोर किया, लेकिन उसको यूज तो कहीं किया ही नहीं, राइट। जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि आपने लैपटॉप तो परचेज कर लिया, लेकिन उसका यूज भी तो किया करो। सिमिलरली वार्निंग है। लेकिन फर्स्ट केस में क्या लिख के यार आप देख रहे हो लेफ्ट में? वार्निंग और एरर। एरर। वार्निंग और एरर में क्या डिफरेंस है सर? अगर वार्निंग आ रहा है तो वार्निंग सिंपली हम इग्नोर कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, मतलब वार्निंग से हमारा एग्जीक्यूशन इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर एरर है तो जब तक हम एरर को करेक्ट नहीं कर लेते हैं, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होगा। जब कंपाइल नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन की बात ही नहीं होगी, मतलब एग्जीक्यूशन करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। क्या रहा एरर में से? इस केस में डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड है। जैसे ही मैं एंटर की हिट करूंगा तो यहाँ पर क्लियरली आपको कर्सर भी दिख रहा है इस स्टेटमेंट के लेफ्ट में। कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं? यस, यहाँ पर एरर है, वहां पर आपको कर्सर ब्लिंक करते हुए दिख रहा है। तो छोटे मोटे रूल्स हैं जो कि आपको बिगिनर लेवल पर याद रखने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट वन, पहले एक बार ये रूल्स मेंशन कर लें, ठीक है। मैं पहले सभी रूल्स लिखवाना चाहता हूँ जिससे आप जस्ट कंफर्टेबल होकर कोडिंग कर सकते हो, मतलब आपको किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। अभी तक किसी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। अभी हमने रूल्स लिखना या पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी तो केवल वेरिएबल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया। अब इनको हम वन बाई वन काफी डेप्थ में कवर करने वाले। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं वन बाई वन, ठीक है। फर्स्ट वन, जैसे कि हमने लोकल वेरिएबल का लास्ट टाइम के डेफिनेशन राइट किया था, अब हम क्या राइट कर रहे हैं? रूल्स। मतलब ये रूल्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जितने ज्यादा आपको रूल्स कवर होंगे, आप प्रोग्रामिंग में उतने ज्यादा मास्टर होगे, ठीक है। फर्स्ट वन, रूल नंबर वन, किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले उनका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, राइट। बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल, बिफोर यूजिंग और accessing any variable, we must provide its declaration. Any variable, we must provide the declaration of the variable. डिक्लेरेशन का सर एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? डिक्लेरेशन काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और दूसरे प्रोसेस से समझते हैं। अगर आप जेआईटी कॉलेज के अंदर क्लासेस अटेंड करने आ रहे हैं, राइट, तो क्लास अटेंड करने से पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है कि नहीं? यस। विदाउट एडमिशन कोई भी कॉलेज आपको एग्जाम में या क्लासरूम में अलाउ करता है क्या? नहीं। ऑफिशियली कभी भी अलाउ करना पॉसिबल नहीं है, राइट। उसी टाइप से समझो, मतलब जिस टाइप से क्लासेस ज्वाइन करने से पहले या कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आपको एडमिशन करवाना होता है, उसी टाइप से यहाँ पर वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसका एडमिशन करवाना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? नथिंग बट वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे रजिस्ट्रेशन में आपको क्या पूछा जाता है? ये आपका, आपने 12th पास किया है कि नहीं किया है, राइट, आपका नेम क्या है, फोन नंबर क्या है, लॉट ऑफ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, लाइक दैट। उसी टाइप से कंपाइलर को भी किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले
कंपाइलर को फ्यू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि वेरिएबल का साइज क्या होना चाहिए, वेरिएबल के अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर करने का परमिशन होना चाहिए, वेरिएबल के अंदर किस रेंज के वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है। तो डिसीजन कंपाइलर कैसे लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिक्लेरेशन। इनके बारे में आगे डेटा टाइप टॉपिक के अंदर काफी डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई एग्जाम्पल राइट किया है, वॉइड मैन, और सिंपली इंटीजर, सॉरी फर्स्ट वन हम राइट डाउन कर रहे हैं, प्रिंट परसेंट डी एक्स, इज इट वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। अगर मैं इनवैलिड वर्ड यूज करूँ, इसका मतलब ये है कि कोड कंपाइल नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर वन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, राइट। आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है, विल दिस कोड कंपाइल और नॉट, राइट। वॉइड मेन, अगर हम कोई कोड राइट करें लाइक दिस वे, प्रिंट और सिंपली CLR SCR, आफ्टर दैट इंटीजर एक्स इक्वल्स टू समथिंग। एग्जाम्पल नंबर टू, एक बार कमेंट करके बताएं एग्जाम्पल टू कंपाइल होगा या नहीं होगा। व्हाट यू से, यस और नो। एग्जाम्पल वन, जो भी पॉइंट डिस्कस करूंगा हर एक पॉइंट के लिए एक सेपरेट एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप ठीक से उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे एग्जाम्पल नंबर टू, मतलब ये कोड कंपाइल होगा या नहीं होगा। कंपाइल होने का मतलब क्या, हमने जो भी रूल्स आपको बताए हैं, अगर वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वन सेकेंड में थोड़ा सा फॉर्म टाइप चेंज कर दूं इसका। ठीक है, इस केस में बात कर रहा था, ये कोड कंपाइल होगा या नहीं होगा। कंपाइलेशन का मतलब क्या है, हमने जो रूल्स बताए अगर वो रूल्स सेटिस्फाई हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंपाइल होगा। अगर कोई रूल ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब कंपाइल नहीं हुआ। कमेंट करके बताएं एग्जाम्पल नंबर टू कंपाइल होगा या नहीं, यस और नो, सभी को रिप्लाई करना है। क्या इसमें कोई रूल वायोलेट हुआ है, आप देख सकते हैं। यस, कौन सा रूल वायोलेट हो रहा है, क्लियरली हम देख पा रहे हैं। जस्ट स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। और एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट के बाद कभी भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अलाउ होने क्या, नेवर, दैट्स वाई कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। सिंपल है, मतलब अभी हमने इसी रूल को तो डिस्कस किया प्रीवियसली, कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट वन, ठीक है। इसी कोड को एक बार फिर से मैं राइट कर रहा हूं और आपको प्रॉपरली देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले पॉइंट लिखवा देता हूँ, रूल नंबर टू बोल सकते हो। सी लैंग्वेज के अंदर डिक्लेरेशन केवल किसी भी ब्लॉक के टॉप में अलाउ होते हैं। कहाँ अलाउ होते हैं, ओनली टॉप ऑफ द ब्लॉक। वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर अलाउड, वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर अलाउड ओनली टॉप ऑफ द ब्लॉक, मतलब किसी भी ब्लॉक के टॉप में। और ब्लॉक किससे रिप्रेजेंट होता है, ओपनिंग एंड कर्ली क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी कोड है उसको हम टेक्निकली क्या फॉर्म करते हैं, नथिंग बट ब्लॉक, ठीक है। अगेन हमने फिर से राइट डाउन किया, सेम एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर वन, अगेन फॉर डिफरेंट पॉइंट, वाइड मैन, आपको ठीक से रिप्लाई करना है, ठीक है। CLR SCR, जैसा कि आपने देखा था प्रीवियसली, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन राइट किया तो ये कोड कंपाइल नहीं होता है, क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर। लेकिन यहाँ पर हमने राइट डाउन किया ओपनिंग और देन क्लोजिंग अगेन, तो आप देख रहे हो एक्चुअली इस केस में दो ब्लॉक, जो सबसे आउटर क्लोजिंग है किसको ब्लॉक क्लोज कर रहा है, मेन फंक्शन को। तो मैंने यहाँ कमेंट में लिख दिया एंड ऑफ मेन फंक्शन, राइट। व्हाट अबाउट दिस वन, अगर आप मेन फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो इससे भी अगेन ब्लॉक तो फॉर्म होता है, लेकिन इस ब्लॉक को हम एक्चुअली बोलते हैं लोकल ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, लोकल ब्लॉक। मेन फंक्शन के अंदर हमारे लिए एनी नंबर ऑफ लोकल ब्लॉक क्रिएट करना पॉसिबल, बिकॉज सी इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है
सी इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ब्लॉक के टॉप में आपने देखा प्रीवियसली हमने एक्स का डिक्लेरेशन यूज किया, देन क्या आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर, विल नॉट बी कंपाइल्ड। बट सपोज हम फिर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं y इक्वल टू 20, इज इट वैलिड और इनवैलिड? मैं x के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, y के बारे में पूछ रहा हूँ, y का डिक्लेरेशन अलाउड है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले मतलब जवाब देने से पहले आप इस पॉइंट को ठीक से पढ़ो। अब बात यह है कि पॉइंट को रीड करना एक अलग बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे अप्लाई करना है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है पॉइंट में, वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर अलाउड ओनली टॉप ऑफ द ब्लॉक। मैंने आपको बोला था किसी भी ब्लॉक के अंदर एक बार एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आ गया उसके बाद डिक्लेरेशंस कभी अलाउ नहीं होते। तो जो एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है ये किस ब्लॉक में है, ये एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आउटर ब्लॉक के अंदर है। तो आउटर ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आ चुका तो उसके बाद डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अलाउड नहीं है। लेकिन आगे हम वाई के रिस्पेक्ट में बात करें तो वाई भी तो अपने आप में डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन एक डिफरेंट ब्लॉक में, मतलब लोकल ब्लॉक में। तो लोकल ब्लॉक के अंदर चेक करना है आपको, क्या वाई से पहले कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आया है, नहीं। दैट्स वाई डिक्लेरेशन ऑफ वाई इज वैलिड, राइट। इस चीज का थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। अगर इस कोड को आप यूज करोगे देन इट इज ऑलवेज वैलिड। क्या इतना पार्ट क्लियर हुआ सभी को? क्या बोलते हैं, प्रॉपरली ध्यान रखना। अगर यहाँ एक्स को राइट किया तो एक्स अलाउड है कि नहीं, इससे पहले चेक करो एक्स जिस ब्लॉक के अंदर है क्या उस ब्लॉक में कहीं पर भी एक्स से पहले एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आया है, यस सी एल आर एस सी आर। तो इसकी वजह से उसके बाद सेम ब्लॉक में एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अलाउड होगा क्या, नहीं। लेकिन वाई की बात करें तो वाई चेक करो, वाई डिफरेंट ब्लॉक में है, मतलब लोकल ब्लॉक में है। तो लोकल ब्लॉक के अंदर देखना मतलब मैंने आपको लिखवाया था कि कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट के बाद नहीं आता, लेकिन कहाँ पर, उस ब्लॉक के अंदर। तो उस ब्लॉक में आप देख रहे हो वाई वाले ब्लॉक में कहीं पर भी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट आया ही नहीं है, तो इसलिए वाई का डिक्लेरेशन वैलिड है कि नहीं, यस वैलिड। एक बार कंफर्म करें, इतना रूल क्लियर है सभी को? रिप्लाई थोड़ा फास्ट किया करें आप लोग, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप जितना ज्यादा एंगेजमेंट दिखाओगे उतना ही ज्यादा आप में क्लैरिटी आएगी, इस बात का ध्यान रखना। इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेस्ट कम दिखाओगे तो आपको उतना ही कम समझ में आएगा, जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लेकर बैठोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। मैंने आपको बताया आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपका फ्यूचर है, मतलब आप फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस के अंदर कितना अच्छा कर पाएंगे वो आज डिसाइड होगा। मतलब आज आप क्या कर रहे हो उस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उनको प्रॉपरली फॉलो करो, क्लैरिटी अपने आप मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, आगे हम बात करें रिमेनिंग रूल्स विद एग्जांपल। राइट, सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स का एलोकेशन कहाँ होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, उन्हीं रूल्स को लिखवा रहा हूँ। ऑल द ऑल द लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन विच मेमोरी। जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, अब आप बोलो सर लोकल वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल है उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, राइट। या अभी तक आपने जितने भी वेरिएबल्स देखे देखे हैं वो सभी लोकल वेरिएबल्स के ही एग्जांपल हैं। ऑल द लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। इसको हाईलाइट करने के लिए मैं अपर केस में राइट कर रहा हूँ, स्टैक एरिया। और स्टैक एरिया क्या है, लॉजिकल पार्टीशन ऑफ रैम, राइट। सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन क्या होता है, स्टैक के टॉप में। ऑल द लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन देयर डिक्लेरेशन ऑर्डर। सर इस पॉइंट का क्या मतलब है, जिस ऑर्डर में आपने डिक्लेयर किया है उसी ऑर्डर में बॉटम टू अप डायरेक्शन में एलोकेशन परफॉर्म हुआ। लेकिन सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन वन बाई वन होता है, एक साथ होता है, एक साथ होता है। कब होता है, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल किसी ब्लॉक में एंटर होता है, राइट। पहला इंटरव्यूअर आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हेन एवर मेमोरी एलोकेशन इज परफॉर्म्ड टू द परफॉर्म टू द लोकल वेरिएबल। मतलब
किसी फंक्शन के अंदर अगर लोकल वेरिएबल्स हैं तो उनका एलोकेशन कब होता है? सभी लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन स्टैक के टॉप में होता है। कब? जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल किसी ब्लॉक के अंदर जाता है, राइट? ऑल लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, ऑल लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड वन बाई वन, और एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली, राइट? ऑल लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड साइमल्टेनियसली whenever execution control comes inside the block। जैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी क्लासरूम के अंदर आपके लिए चेयर या कुर्सी या बेंच कब रिजर्व होता है? जब आप उस क्लासरूम में एंटर होते हो। उसी टाइप से ध्यान रखना है। तो क्लासरूम क्या? काइंड ऑफ ब्लॉक इन द बिल्डिंग ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज के अंदर जो क्लासरूम है वो क्या है? काइंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स? व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल? किसी भी लोकल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब है अगर हमने खुद से कोई वैल्यू साइन नहीं किया है, तो उस केस में अगर हम कभी चेक करें व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना श्याम, ठीक है? आपको केवल सी फोकस करना है, क्योंकि कई बार समझाने में स्पेलिंग ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं। और मेरा इंग्लिश फाइल ज्यादा अच्छा भी ना हो, आपका ज्यादा अच्छा हो, मे बी इन प्रोग्रामिंग मेरा सबसे अच्छा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? स्पेलिंग को इग्नोर करना है। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल्स? लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? जस्ट गार्बेज। मतलब हमने अगर कोई वैल्यू साइन नहीं किया तो उस केस में जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू। फिलहाल इतने पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट देखा जाए तो ऑलरेडी आप पहले डिस्कस कर चुके हो सर, इसमें अब नया क्या है? नया देखते हो। पहले इसके लिए एक एग्जांपल लिखवा दूं, वॉइड मेन अगेन इंटीजर एक्स। एक्स लोकल वेरिएबल है कि नहीं? यस। क्या हमने एक्स में कोई वैल्यू असाइन किया? नहीं किया है। अगर फिर भी हम एक्स को डिस्प्ले करा के देखते हैं तो ये कोड कंपाइल सक्सेसफुली होगा, एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली होगा, लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा ये हमारे लिए टोटली क्वेश्चन मार्क है। हम गैस नहीं कर सकते हैं क्या प्रिंट होगा। तो जो वैल्यू हम गैस नहीं कर पाते हैं उसी को गार्बेज वैल्यू बोला जाता है, राइट? तो यहाँ पर कोई भी नंबर प्रिंट हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है? मतलब यहाँ पर आउटपुट तो आएगा लेकिन क्या आएगा वो हमारे लिए टोटली क्वेश्चन मार्क है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट वन, कई बार ऐसा भी रहता है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है लेकिन उसमें कोई वैल्यू साइन नहीं किया है, या फिर उसको आपने कहीं पर भी प्रोग्राम में यूज नहीं किया है, राइट? तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? अनयूज्ड लोकल वेरिएबल्स। तो जितने भी अनयूज्ड लोकल वेरिएबल्स होंगे उन लोकल वेरिएबल्स का कभी कोई मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, राइट? पॉइंट क्या है इस केस में और रूल क्या है? unused unused local variables doesn't takes the memory space। मतलब बोल सकते हो जो भी अनयूज्ड लोकल वेरिएबल्स हैं उनके लिए कभी भी कोई मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल void main इंटीजर एक्स। अनयूज्ड का मतलब है एटलीस्ट वन टाइम किसी न किसी पर्पज से आपने यूज किया है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स को यूज किया, डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन सेम टाइम पर एक्स यूज भी हो रहा है। किस पर्पज से? 10 को स्टोर करने के लिए। तो क्या हम एक्स को अनयूज्ड बोलेंगे? नहीं, एक्स कैसा है? यूज्ड, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, हमने वाई को राइट किया तो वाई को हम अनयूज्ड बोल सकते हैं कि नहीं? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है हम वाई को फ्यूचर में अदर प्लेस पर कहीं यूज कर रहे हैं, समवेयर लाइक दैट। जैसे मैंने आफ्टर सम स्टेटमेंट में राइट डाउन किया वाई इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है? वाई भी यूज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? यूज्ड वेरिएबल। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, इंटीजर ए और इंटीजर जेड, ठीक है? ए को मैं अलग से पॉइंट आउट कर रहा हूं, इंटीजर जेड, प्रिंट एफ परसेंट डी जेड। अब मेरा सिंपल आपसे क्वेश्चन है, इस पूरे एग्जांपल मतलब ये हमारा फाइनल कोड है, जस्ट गैस, ठीक है? हमने इस टाइप से कोई प्रोग्राम आपके सामने कोड कर दिया और आपसे पूछा जाएगा इसमें से फाइंड आउट करें
कि कितने वेरिएबल्स अनयूज्ड है, मतलब जो डिक्लेयर तो किए गए हैं लेकिन अनयूज्ड हैं। क्या बोलेंगे, क्या कोई वेरिएबल आपको अनयूज्ड दिख रहा है इस प्रोग्राम में? टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड एंड ए, राइट। इनमें से आपको अनयूज्ड वेरिएबल्स फाइंड आउट करना है। मतलब अनयूज्ड का मतलब ये है कि कहीं पर समवेयर वो डिक्लेयर तो हुए हैं लेकिन कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है किसी भी पर्पज से, ना ही उनमें कोई वैल्यू साइन किया गया, ना ही फ्यूचर में वो यूज हो रहा है, राइट। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? अनयूज्ड लोकल वेरिएबल्स। यहाँ पर कितने अनयूज्ड वेरिएबल्स हैं? ओनली वन, करेक्ट है। क्या जेड अनयूज्ड है? नहीं। जेड में हमने भले ही इनिशियली कोई वैल्यू साइन नहीं किया है लेकिन जेड थ्रू प्रोग्राम में समवेयर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। कहाँ पर? प्रिंट एफ में। मतलब भले ही हमने वैल्यू साइन नहीं किया लेकिन हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर किसी एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम यूज्ड वेरिएबल ही तो बोलेंगे, राइट। तो जेड यूज्ड है तो इसका मतलब है कि जेड का एलोकेशन होगा, नो डाउट। लेकिन अगर हम ए की बात करें, ए कंप्लीटली अनयूज्ड है। मतलब डिक्लेरेशन टाइम पर हमने क्या ए में कोई वैल्यू असाइन किया? नहीं किया है, राइट। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा केस, डिक्लेरेशन के बाद कहीं पर भी ए यूज हो रहा है क्या? नो वेयर। चेक है, कहीं पर भी ए का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कैसा है लॉजिकली? अनयूज्ड वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल्स के लिए कभी कोई एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता। तो इस एग्जांपल में केवल एक ही अनयूज्ड वेरिएबल है, ओनली व्हाट? हियर, हियर ए इज अनयूज्ड। इसका मतलब क्या है? ए के लिए कभी कोई मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म नहीं हुआ। आगे इसी चीज को हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। थोड़ा सा मैं रिलेट करने के लिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कोई कोड या प्रोग्राम लिखा हुआ है लाइक दिस वे, वन सेकेंड। पेन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमने कोई एक एग्जाम्पल यूज किया। पहले आप इस एग्जाम्पल को फिर से देखें। वॉइड मैन काफी इंटरेस्टिंग है, उसके ब्याह पर हम अनयूज्ड वेरिएबल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10। एक्स में हमने इमीडिएटली वैल्यू स्टोर करा दिया 10। एक और वेरिएबल है समथिंग, इंटीजर वाई इक्वल्स टू 20। वाई में भी वैल्यू साइन किया, तो एज ऑफ नाउ आप बोल सकते हैं वाई और एक्स दोनों ही यूज्ड वेरिएबल्स की कैटेगरी में आएंगे, मतलब यूज हो रहे हैं, राइट। किस पर्पज से एक्स को यूज किया गया है? किस पर्पज से? 10 को स्टोर करने के लिए। वाई को किस पर्पज से यूज किया गया? 20 को स्टोर करने के लिए। सेम एज फॉर जेड। जेड का वैल्यू क्या है? 30। अब इस एग्जांपल के अंदर हमें वेरिएबल के वैल्यू में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं। आप देख पा रहे हो वेरिएबल्स के वैल्यूज क्या है? 10 20 30। बट सपोज प्रिंट एफ के अंदर हम कंफर्म कर रहे हैं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ जेड। फाइनल कोड में जस्ट आपको टर्बो सी कंपाइलर में राइट करके दिखाऊंगा। जस्ट यहाँ शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे टाइम वेस्ट ना हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सभी लोकल वेरिएबल्स किस मेमोरी में क्रिएट होते हैं? ऑल द लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड जस्ट टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। तो इस ब्लॉक को आप एज्यूम क्या करो, जस्ट लाइक अ स्टैक डायग्राम, ठीक है। स्टैक के अंदर एज्यूम कर लो दो दो बाइट के मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल है लाइक दिस। पूरा स्टैक मेमोरी डायग्रामेटिकली दिखाना पॉसिबल नहीं, तो जो मैंने एम्प्टी लाइन यूज की है इन प्लेसेस को एज्यूम कर लेना ये मेमोरी ऑलरेडी रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड बाई समवन और अनदर एप्लीकेशन। उसके बाद कोई टॉप एम्प्टी प्लेस है जिसका एड्रेस है 100, तो नेक्स्ट दो बाइट का एड्रेस क्या रहा हुआ? 102। इसी टाइप से प्रीवियस एड्रेस क्या रहा हुआ? 98, 96, 94। रियल एक्चुअल एड्रेस क्या हुआ मैंने आपको बताया, वो हमारे लिए कभी गेस करना पॉसिबल ही नहीं। तो जस्ट एजम्पशन पर बात चल रही है, ठीक है। देखना, हाँ, रिलेशन यही रहेगा। एड्रेस में डिफरेंस कितने का आएगा? दो दो बाइट का। तो एग्जीक्यूशन आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? टॉप ऑफ द मेन फंक्शन। जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन के हेडर में आएगा। क्या अभी तक कोई लोकल वैल्यू क्रिएट हुआ है? नहीं। उसके बाद मैं जैसे ही F7 प्रेस करूँ, कंट्रोल का इन द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अगर कंट्रोल मेन फंक्शन के बॉडी में आ चुका है तो इसका मतलब क्या है? क्या ब्लॉक। और जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक में आता है मतलब अभी कंट्रोल इस प्लेस पर है और जो कि अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, एग्जीक्यूट होने वाला है। कंट्रोल इज हियर, राइट। इस केस में
कितने वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, पहले ही बता चुका हूँ, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, जिन लोगों को वन टाइम में क्लियर नहीं हो पाया वो फिर से देख सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आएगा, ये कि पॉइंट को ठीक से सुनना है, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको थ्योरी की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आएगा, सभी वेरिएबल स्टैक के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ एलोकेट होंगे, राइट। रिजर्व्ड प्लेस है, मतलब उनको ऐसा एज्यूम कर लो, ये ऐसे चेयर्स हैं जिन पर ऑलरेडी पहले से कोई स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जो स्टूडेंट पहले से बैठे हैं और आप भी क्लास में जब एंटर होगे, तो क्या आप उनके ऊपर जाके बैठ जाओगे? नहीं, मतलब आप कोई खाली चेयर क्यों ढूंढोगे, राइट। तो टॉप एम्प्टी प्लेस कौन सा भी, 100। डिक्लेरेशन में सबसे पहले ऑर्डर में कौन है, एक्स। तो एक्स क्रिएट हो जाएगा कहाँ पर, एक्स के लिए 100 वाला लोकेशन रिजर्व, राइट। सिमिलरली, भले ही अभी कंट्रोल वाई के पास नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया सभी लोकल वैल्यू एक साथ क्रिएट होते हैं। जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक में आएगा, कंट्रोल ब्लॉक में आ चुका है, इसका मतलब सभी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, लेकिन किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है। बाद में आप थियोरेटिकल पॉइंट पढ़ोगे फिर से इस एग्जाम्पल के बाद, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो एक्स के जस्ट बाद टॉप में एलोकेशन किसका हो रहा है, वाई का। उसी टाइम से देन जेड, आपको हायरार्की हमेशा फॉलो करना है, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अभी स्टेटमेंट नंबर 2 जो मैंने मार्क किया है, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन कंट्रोल ब्लॉक में आ चुका है, इस वजह से एक्स वाई जेड तीनों का एलोकेशन हो चुका है। लेकिन क्या हम अभी गैस कर सकते हैं एक्स का वैल्यू क्या है, नहीं। वाई का वैल्यू गैस कर सकते हैं, नहीं। जेड का वैल्यू क्या है, गैस कर सकते हैं, नहीं। तो अगर आप इनिशियली चेक करोगे वॉच एक्सप्रेशन के थ्रू, तो एक्स वाई जेड तीनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू कैसे होगा, सम गार्बेज वैल्यू, राइट। नेक्स्ट वन, लेकिन जैसे ये करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इसका मतलब ये है कि 10 उस लोकेशन में असाइन हो जाएगा जिसका लॉजिकली नेम एक्स है। इस टाइप से समझें, जैसे कि दो पर्सन है, एक पर्सन का नेम क्या है, राहुल, ठीक है, जस्ट एज्यूम। दूसरे पर्सन का नेम क्या है, राजू। लेकिन आप जानते हो, नेम जिस टाइप से वेरिएबल नेम की बात करूं, उसी टाइप से हमारे भी जो नेम होते हैं वो भी तो लॉजिकली एग्जिस्ट करते हैं। क्या किसी के चेहरे पर या बॉडी पर कहीं लिखा होता है कि हमारा नेम क्या है? नहीं। नेम क्या, जस्ट लॉजिकल एंटिटी। अब सपोज आपके बड़े भाई ने बोला कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, इसमें कोई कंटेंट्स हैं, और ये बॉक्स आपको राजू को देना है। किसको बोला गया, राजू, राहुल को किसी के द्वारा बोला गया है कि आपको ये बॉक्स राजू को देना है। तो रियल में ये बॉक्स किसको दोगे, उस पर्सन को दोगे जिसका नेम राजू है, राइट। उसी टाइप से अगर कहीं लिखा हुआ x = 10, तो इसका मतलब क्या है, ये 10 क्या, काइंड ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स उसको मिलेगा जिस लोकेशन का नेम एक्स है। मतलब ये 10 उस प्लेस पर स्टोर हो जाएगा जिसका लॉजिकली नेम क्या है, एक्स। एक्स मीन्स दिस प्लेस, तो इस प्लेस पर क्या साइन हो जाएगा, जस्ट 10, राइट। जैसे ही 10 आएगा, वेरिएबल का नेचर होता है एट ए टाइम केवल एक ही वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है, इमीडिएटली ये गार्बेज वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, नाउ एक्स बिकम्स 10, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल करना जाएगा ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस वन, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, हमेशा मैं सीक्वेंस का यूज करता हूँ, इससे आपको पता रहा है कि कंट्रोल कितने कोड वो प्रोसेस कर चुका है, कितना कोड रिमेनिंग है, ठीक है। आपको इनमें से यही हैबिट यूज करना है, प्रोग्रामिंग में आप मास्टर बन जाओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वाई का डिक्लेरेशन है। जैसे ही कंट्रोल स्टेटमेंट नंबर 2 के पास आएगा, जिसको मैंने सीक्वेंस नंबर 3 से मार्क किया, क्या वाई का एलोकेशन होगा, नहीं। वाई और जेड का एलोकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब सिंपली ये है कि जस्ट वैल्यू 20 उस मेमोरी में साइन हो जाएगा जिसका नेम वाई है, राइट। तो इसके एग्जीक्यूट होने के बाद वाई में क्या साइन हो जाएगा, 20, प्लस करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाता है, ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, राइट। अब जेड का नंबर आया सीक्वेंस नंबर 4, तो सिमिलरली जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जेड का एलोकेशन नहीं होगा, एलोकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर केवल जेड में 30 स्टोर हो जाएगा, राइट। भुगतान गामी रिप्लेस किस हो चुका है, 30 से। लेकिन मेरा भी इंटरेस्ट एक्स वाई जेड के वैल्यू में नहीं है। आप देख सकते हो एक्स वाई जेड तीनों लोकेशन को किसी न किसी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया गया। उसके बाद नंबर आता है प्रिंट एफ का, सीक्वेंस नंबर 5। प्रिंट एफ में जहां पर m%x लिखा है, इस प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, वॉट एवर मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स, जो कि हमारे लिए गेस करना पॉसिबल नहीं, लेकिन वन थिंग श्योर है, अगर एक्स का एड्रेस 100 है तो वाई और जेड का एड्रेस गेस करना पॉसिबल है। एज्यूम कर लिया कि एक्स का एड्रेस 100 है, तो 100% टर्बो सी कंपाइलर के अकॉर्डिंग वाई का एड्रेस क्या है, आप देख सकते हो, जिस लोकेशन का नेम वाई है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, 98। 1% ऑफ वाई के प्लेस पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, 98। उसी टाइप से नेक्स्ट केस में क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ जेड, जेड का एड्रेस क्या है, 96, तो इस प्लेस पे क्या है, 96। तो फाइनली जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, एज अ आउटपुट मॉनिटर स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 100, 98,
96, जबकि रियल आउटपुट कुछ हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि एलोकेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। आप बोलो सर ये डायग्राम तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज फिर से पढ़ाने की क्या जरूरत है, ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे अब आगे जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ वो आपको ठीक से क्लियर हो। मैं अनयूज्ड बैरियर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है आप इस चीज में मास्टर बन चुके हो सर, अब तो हमें सब कुछ समझ में आ गया, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इससे रिलेटेड, जो भी आप पॉइंट डिस्कस करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए अगेन राइट कर रहा हूँ, ठीक है, केयरफुली देखना है। प्रीवियस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं फिर से एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा। मान लिया जाए कि हमने केवल एक्स और वाई के एड्रेस को प्रिंट करा है, प्लस वाई, सॉरी, एक्स और जेड के एड्रेस। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक्स वाई जेड तीनों का एलोकेशन हुआ तो एक्स और जेड के एड्रेस में डिफरेंस कितने का है। एक्स और जेड के एड्रेस में 4 का डिफरेंस आप देख पा रहे थे। रीजन, क्योंकि कहीं के बीच में वाई क्रिएट हुआ है। अगर वाई का एलोकेशन नहीं हुआ होता तो ये डिफरेंस 2 वाई का होता है, राइट। तो इससे मैंने ऑलमोस्ट वही कोड राइट किया, लेकिन ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताना। 2 मिनट का टाइम दूंगा और ठीक से एनालिसिस करनी है। सबसे पहले मैंने राइट डाउन किया इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10 अगेन, राइट। देन इंटीजर वाई, इंटीजर जेड इक्वल्स टू 30। देन प्रिंटफ के द्वारा हम इस बार डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, ओनली एड्रेस ऑफ एक्स एंड एड्रेस ऑफ जेड। सभी को कमेंट करके ये बताना है कि अब एक्स और जेड का एड्रेस क्या, वो तो हम गेस नहीं कर सकते, राइट। लेकिन मैं आपसे एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इनके एड्रेस में डिफरेंस कितने बाइट का होगा, ये डिफरेंस आपको बताना है। मतलब इस बार डिफरेंस 2 बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा, वो आपको गेस करके बताना है, ठीक है। ठीक से कोड को देखो, मैंने आपको अभी जो पॉइंट लिखवाए हैं उन पॉइंट को याद करो, राइट। उसके व्याप पर स्टेट डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करो, देन आपको पता लगेगा कि रियल में कितने का डिफरेंस आएगा। कमेंट सभी को करना है, जिससे एटलीस्ट मुझे तो पता लगे कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो मैं स्टैक डायग्राम बार बार बनाता हूँ, ये आपके जीवन का पार्ट बनने वाला है, लाइफ का हिस्सा बनने वाला है। मतलब इसके बिना कोई भी प्रोग्राम हमारे विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं है। या बोल सकते हो सी लैंग्वेज को समझने के लिए हमें बार बार इसी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। इसके नीचे फ्यू बाइट्स हैं जो कि हमेशा हम एडिंग करके चलेंगे, ऑलरेडी रिजर्व्ड है, और इस प्लेस को मैं हमेशा बार बार अपनी तरफ से एडिंग कर लेता हूँ 100। तो प्रीवियस एड्रेस क्या है, 98, 96, 94 एंड सो ऑन। लास्ट बाइट, तो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस क्या हुआ, 0। जो सबसे लास्ट बाइट होगा उसका एड्रेस क्या हुआ, 65,535, अकॉर्डिंग टू टिनी मेमोरी मॉडल्स। बाकी लोग भी कमेंट करने के लिए ट्राई करें, कमेंट तो कर सकते हो ना, इसमें क्या जाता है आपका। देखते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में पहले काउंट करो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर फिजिकली अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4। क्या क्या, एक्स, वाई एंड जेड। अब ऑब्जर्व करो, आउट ऑफ, सॉरी, 3 वेरिएबल्स हैं टोटल। आउट ऑफ दिस 3 वेरिएबल्स कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं। क्या हमने एक्स को यूज किया, यस। कितनी बार, 2 बार। एक बार तो हमने एक्स को यूज किया 10 को स्टोर करने के लिए, दूसरी बार एक्स को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इसको भी, ये भी अगर कहीं पर भी वेरिएबल का नेम आया है डिक्लेरेशन के बाद, कहीं भी वेरिएबल का नेम आया है, तो वो पार्ट लॉजिकली ट्रीट होता है कि वेरिएबल यूज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग द वेरिएबल, ठीक है। जेड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। जेड का हमने एड्रेस इस पे करा है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है, जेड में 30 सन किया है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। लेकिन ओवरऑल केस में देखा जाए, व्हाट अबाउट वाई, क्या हमने वाई में कोई वैल्यू साइन किया, नहीं किया है। क्या इसके बाद वाई को कहीं यूज किया गया है, नहीं। कहीं पर भी सोर्स कोड में डिक्लेरेशन के बाद वाई अपीयर हुआ है, नहीं हुआ है। तो इस केस में लॉजिकली वाई क्या है, अनयूज्ड। अब सर इसको आप प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने का एक तो तरीका मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर y अनयूज्ड है तो मैंने आपको क्या बोला, अनयूज्ड वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, इनको सिंपली इग्नोर करना है। जब एलोकेशन प्रोसेस अप्लाई हुआ, सिंपली एक कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिए जाए, मतलब इनके लिए कभी कोई एलोकेशन परफॉर्म नहीं होगा।
इस बार जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के बॉडी में एंटर होगा तो इस ब्लॉक में जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं सभी यूज्ड लोकल वेरिएबल्स का एलोकेशन होगा। कितने यूज्ड लोकल वेरिएबल्स हैं अकॉर्डिंग टू मी? ओनली एक्स एंड जेड। तो सबसे पहले ऑर्डर में कौन है? एक्स, तो सबसे पहले एक्स का एलोकेशन हो जाएगा, राइट। उसके बाद ऑर्डर में भले ही वाई है लेकिन वाई का तो एलोकेशन करना ही नहीं क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा है, तो एलोकेशन किसका होगा? ओनली जेड। अगर रियल में एक्स और जेड के बीच में वाई का एलोकेशन नहीं हुआ है तो एक्स और जेड के एड्रेस में आप देख रहे होंगे कितने का डिफरेंस है? 2 का। और अगर इनके बीच में वाई का एलोकेशन होता है तो डिफरेंस कितने का होगा? 4 बाइट्स का। इससे क्लियर हो जाएगा ना। तो जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एक्स में क्या साइन हो जाएगा? सिंपली 10। अब मैं बार बार यहाँ गार्बेज या क्वेश्चन मार्क नहीं लिखूंगा, कहीं पर कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है तो आपके लिए अंडरस्टूड है, इट मीन गार्बेज, ठीक है। उसके बाद ये बात भी ध्यान रखना, जब मैं F7 से इस कोड को ट्रेस करूंगा जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अभी तक मैंने आपको बोला था कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास जाता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं। रीजन? क्यों? वाई का एलोकेशन नहीं हुआ, वाई यूज नहीं हो रहा, तो सिंपली इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल डायरेक्टली नेक्स्ट किस स्टेटमेंट के पास जाएगा? जेड के पास। सीक्वेंस नंबर 3, राइट। तो जेड का एलोकेशन ऑलरेडी हो चुका है, जैसे ही स्टेटमेंट परफॉर्म होगा तो इसके अकॉर्डिंग लोकेशन जेड में क्या साइन हो जाएगा? 30, 30 इज हियर। और कंट्रोल कहाँ जाएगा? ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जस्ट मैंने एक्स और जेड के एड्रेस को कंफर्म किया था अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अगर एक्स का एड्रेस 100 है, जेड का एड्रेस क्या आएगा? दिस टाइम 98 है। जो अगर एक्स का एड्रेस 65,524 है तो वाई का जेड का एड्रेस क्या है? 65,522, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ क्लैरिटी के लिए। 32.c, सब कुछ वही है। पूरा कोड सेम वे में राइट कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इंटीजर x इक्वल्स टू 10, इंटीजर y, इंटीजर z इक्वल्स टू 30, देन वी आर यूजिंग हम एक्स्ट्रा स्टफ CLR SCR इन गेट CS, ठीक है। इनके लिए रूल्स आपको पता है। प्रिंट परसेंट डी वैल्यू, सॉरी इस बार मैं एड्रेस को डिस्प्ले कर रहा हूँ। और एड्रेस के मैंने आपके लिए बताया है कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है? परसेंट यू एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ जेड, ओनली दिस पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया एक्स और जेड के एड्रेस में टू बाइट का डिफरेंस आना चाहिए। टेस्ट इट। एक्स का एड्रेस 65,524 है तो वाई का एड्रेस क्या है? 65,522। मतलब 2 का डिफरेंस है। एड्रेस क्या है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, डिफरेंस देखना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आगे चल के पॉइंटर समझने के लिए सबसे ज्यादा काम आता है। और पॉइंटर मैंने आपको कहा सी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप बोलो सर अब तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया तो जस्ट रिप्लाई करें सभी लोग। यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराया परसेंट यू एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ, एक सेकेंड, पहले मैं वाई में कोई वैल्यू साइन करके दिखा देता हूँ। अब चेक करो इस एग्जांपल में वाई यूज्ड है अनयूज्ड है? वाई यूज्ड है तो इसका मतलब एक्स और जेड के बीच में वाई का एलोकेशन होगा। अगर एलोकेशन हो रहा है तो इस बार एक्स और जेड के एड्रेस में कितने का डिफरेंस आना चाहिए? जस्ट 4 बाइट्स का। टेस्ट इट। 4 बाइट का डिफरेंस है कि नहीं? यस। कितना बात क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं अगेन। अब आपका नंबर है, ठीक है। यहाँ पर हमने y को डिक्लेयर किया है और डिस्प्ले कराया परसेंट यू एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ z। तो अभी मैं आपसे x और z के बीच में डिफरेंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैंने भले ही y का एड्रेस डिस्प्ले कराया, आपको कमेंट करके बताना है कि x और z के बीच में कितनी बाइट के एड्रेस का डिफरेंस होगा, 2 का या 4 का? व्हाट यू से? थोड़ा सा सेंस के लिए आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। सेंस यूज करना है यहाँ पर। एक्स और जेड में कितने बाइट का डिफरेंस होगा? 2 बाइट्स का या 4 बाइट्स का? आप बोलोगे सर आपने वाई यूज किया, सो डिक्लेयर किया लेकिन कहीं यूज नहीं किया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वाई का एलोकेशन नहीं होगा। और एलोकेशन नहीं होगा तो फिर एक्स और जेड में 2 बाइट का डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन सिंपल मैंने आपको बताया यूज बोलते किसको? एक बार डिक्लेरेशन हो गया इसके बाद कहीं पर भी प्रोग्राम में वेरिएबल का नेम आया है एनीवेयर,
चेक इट, वाई के डिक्लेयर होने के बाद कहीं पर भी वाई का नेम आया है क्या? यस। कहाँ आया है? एड्रेस ऑफ वाई। अगर ये नेम लिखा है तो इसका मतलब वाई यूज हो रहा है। ध्यान रखना, काफी लॉजिकल होकर सोचना आपको। हमने अगर एड्रेस को डिस्प्ले कराया है तो इसका मतलब क्या है? वाई यूज हो रहा है, और वाई यूज हो रहा है तो वाई का एलोकेशन होगा, और एलोकेशन होगा तो डिफरेंस एक्स और जेड में 2 बाइट का नहीं आएगा, 4 बाइट्स का आएगा। टेस्ट इट। एक्स और जेड में अभी डिफरेंस 4 बाइट का है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, 4 चोर थे, राइट? चोरी करके जब वापस आए तो एक दूसरे को काउंट कर रहे थे, कोई कम तो नहीं है। वो लोग कर क्या रहे थे एक्चुअली? बाकी 3 को तो काउंट करते थे, लेकिन वो खुद को काउंट नहीं करता था। तो उसी टाइप से मतलब आप लोग सोचते हैं सर यहाँ पर वाई यूज नहीं हुआ तो वाई का एलोकेशन क्यों हुआ है, तो यहाँ पर वाई लिखा है, इसको हम यही तो बोलेंगे वाई यूज हो रहा है। कौन यूज कर रहा है वाई को? प्रिंट है, किस पर्पज से? वाई का एड्रेस पता करने के लिए। अगर वो यूज हो रहा है दैट मीन्स एलोकेशन होगा। ठीक है। प्रूफ करने का एक और तरीका बताता हूँ जो कि सबसे आसान है आपके लिए। ठीक है। अगेन, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर ही वाई का एलोकेशन, सॉरी, वाई को यूज किया गया है? नहीं किया गया है। अगर वाई को यूज नहीं किया है, ऑब्जर्व करना, अभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ है। मतलब ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए सब कुछ क्लियर कर देगा। कंट्रोल मैन के बाहर है, बाहर है। वाई डिक्लेयर तो किया गया लेकिन किसी पर्पज से यूज नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि वाई का एलोकेशन नहीं होना चाहिए। तो इस बार जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैन के बॉडी में जाएगा, मेमोरी किसकी एलोकेट होगा? ओनली फॉर एक्स एंड जेड। तो आपको वॉच एक्सप्रेशन को ठीक से देखना है। वॉच एक्सप्रेशन में क्या लिखा है? अभी एक्स के लिए क्या लिखा है? अनडिफाइंड सिंबल एक्स, अनडिफाइंड सिंबल वाई, अनडिफाइंड सिंबल जेड। जैसे ही मैं एप्सिलॉन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल चेक करो मैन के बॉडी में आया कि नहीं आया? यस। ऑब्जर्व इट, एक्स का एलोकेशन हो चुका है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज है, जेड का एलोकेशन हो चुका है, डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज है, लेकिन वाई के लिए क्लियर मैसेज आ रहा है स्टिल। क्या आ रहा है? अनडिफाइंड सिंबल वाई। इसका मतलब क्या है? वाई का कोई एलोकेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात, मैं F7 प्रेस करूंगा तो इसके बाद कंट्रोल सीधर जेड के पास जाएगा ना कि वाई के पास। ऑब्जर्व इट, जेड के पास आया कि नहीं आया? यस, क्यों? वाई के अंदर यहाँ कुछ प्रोसेस करने के लिए है ही नहीं, इसलिए सिंपली कंपाइलर इसको इग्नोर कर रहा है और एग्जीक्यूशन कंट्रोल। बाकी सब कुछ आपके लिए अंडरस्टूड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा परसेंट बाय मिस्टेक मैंने यूज कर लिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट परसेंट ई के प्लेस पर क्या आएगा ये आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट परसेंट ई के प्लेस पर क्या आएगा? फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या है? एड्रेस ऑफ एक्स। सेकंड परसेंट ई के प्लेस पर क्या जाएगा? एड्रेस ऑफ जेड। व्हाट अबाउट थर्ड परसेंट ई? थर्ड पर्सन डी के प्लेस पर कोई अननोन और गार्बेज वैल्यू आएगा। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। अगर एक्स्ट्रा फॉर्मेट स्पेसिफाई पास किए गए हैं, तो उन प्लेसेस पर क्या प्रिंट होता है? सम अननोन वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पर हमारे लिए अननोन वैल्यू प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है, 30 आएगा। ठीक है, लेकिन 30 में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। F7 गेट सी एच। मेरा भी 30 में कोई इंटरेस्ट नहीं, 30 कैसे आया उसके बारे में कोई बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व करो एक्स और जेड में केवल 2 का डिफरेंस है कि नहीं, तो इससे पूरे तरीके से प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल में केवल एक्स और जेड का एलोकेशन होता है। अगर हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ वाई को डिस्प्ले कराते हैं तो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इटसेल्फ क्या बन गया? वाई यूज हो रहे हैं। फिर से प्रूव करके देखते हैं। टेस्ट इट। जैसे ही कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर होगा दिस टाइम, 1 सेकेंड, एक्चुअली इसको रीओपन करना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी आपको बता दूं, टर्बो सी कंपाइलर में इस टाइप के इशू आते हैं कई बार, ये बीच में ही मिडिल में क्रैश हो जाता है। उसका रीजन है आप जो लैपटॉप या मशीन यूज कर रहे हो वो काफी लेटेस्ट वर्जन है, और जो टर्बो सी कंपाइलर है काफी सी लैंग्वेज का काफी ओल्ड वर्जन है, राइट? मतलब देखा जाए तो कम से कम 40 या 50 या उससे ज्यादा ओल्ड है, समथिंग 40 और 50 ईयर्स। तो इसलिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म का इशू भी आता है मेनी टाइम्स, तो इसलिए इस टाइप के केसेस को आपको इग्नोर करना है। ठीक है। जब ऐसा होता है तो आपको सिंपली फिर क्लोज करके री ओपन करना है, स्टार्ट टर्बो सी। लास्टली हमने एग्जाम्पल आई थिंक डेमो 35 क्रिएट किया था। ठीक है, री ओपन किया और कुछ भी नहीं है, सेम एग्जाम्पल है। वाई मैंने राइट किया कि नहीं किया? यस, वाई यूज कर रहे हैं, तो इस केस में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू वॉच एक्स में। बाकी मेरा किसी वेरिएबल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट वन एग्जीक्यूट स्टार्ट किया। अभी मैं जो भी आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ये सब कुछ आपके लिए फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी यूजफुल होगा। मतलब आप कोई भी कोड खुद से भी बनाओगे तो आप खुद से चेक कर पाओगे कि अगर मिस्टेक हुआ है तो कहाँ हुआ है, तो इसलिए स्टेप बिगनर लेवल पर काफी जरूरी होते हैं। ठीक है।
ऑब्जर्व कर सकते हो इस केस में वाई का हमने एड्रेस प्रिंट कराया, बाकी इसके अलावा हमने वाई को कहीं यूज नहीं किया, फिर भी वाई का एलोकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। और एलोकेशन उसी ऑर्डर में होगा जिस ऑर्डर में डिक्लेयर किया, ये ध्यान रखना। किसी वैल्यू का एलोकेशन किस ऑर्डर में होता है मैंने आपको लिखवा दिया है, डिक्लेरेशन ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में यूज हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, किस ऑर्डर में डिक्लेयर किएगा ये मैटर करता है। तो फाइनली चेक करो, अभी डिफरेंस कितने का है? 4 बाइट का। एक और लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करेंगे इसमें। अगेन वन मोर टाइम्स इसको सेव कर दिया, अल्ट F5, F2 डेमो 36.c। ये एग्जांपल आपको बताना है। हाँ, टर्बो सी कंपाइलर में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना ऑप्शनल होता है, बाकी कंपाइलर में कंपलसरी है, इसलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप हमेशा हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें, नहीं तो अदर कंपाइलर में एरर आने के चांसेस बन जाएंगे। ये कोड काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी तक आप देख पा रहे हो कहीं पर भी हमने वाई का यूज किया है नहीं किया है, और कंफर्मेशन के लिए हम केवल क्या डिस्प्ले करा रहे हैं? एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ जेड। तो आपको फास्टली बताना है एक्स और जेड के एड्रेस में कितने का डिफरेंस आएगा। कोई भी देख के बोल सकता है वाई डिक्लेयर हुआ यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब वाई के लिए कोई एलोकेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स एक्स और जेड के एड्रेस में कितने का डिफरेंस आएगा? 2 बाइट का। आ रहा है कि नहीं? यस। अगर हमने यहाँ पर राइट किया समथिंग वाई इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू समथिंग 10 में, अब बताएं इस प्रोग्राम के केसेस में एक्स और जेड के एड्रेस में डिफरेंस कितने बाइट का है? हाउ मेनी बाइट्स? डेमो 37.c। ये सारे प्रोग्राम मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं इस बार एक्स और जेड के एड्रेस में डिफरेंस कितने बाइट का होगा। सिंपल केस है, आपको तो ये देखना है कि वाई का एलोकेशन हुआ कि नहीं हुआ, और वाई का एलोकेशन होगा या नहीं होगा ये हमें कैसे पता लगेगा? क्या कहीं पर भी वाई यूज हो रहा है डिक्लेरेशन के बाद? यस। यहाँ पर वाई यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वाई का एलोकेशन 100% होगा। और अगर एलोकेशन होगा तो किस ऑर्डर में होगा? जिस ऑर्डर में डिक्लेयर किया गया है, राइट। तो ऑर्डर में पहले एक्स को डिक्लेयर किया गया है, देन वाई और देन जेड। तो एलोकेशन उसी ऑर्डर में होगा। अगर एक्स और जेड के बीच में वाई का एलोकेशन, सॉरी, वाई का एलोकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स और जेड में एड्रेस में कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 4 बाइट्स का। टेस्टेड 4 बाइट का डिफरेंस है कि नहीं? यस। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस सभी को क्लियर हो गया, जिससे हम आगे के रूल डिस्कस करें एडवांस लेवल। कितना पार्ट कंफर्म है, क्लियर है सभी को? एक बार कमेंट करके बताएं इतना पार्ट क्लियर है सभी को अभी तक जो हमने रूल डिस्कस किए हैं? एनीवन? अभी तक किसी कोई डाउट या क्वेरी, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप जस्ट पोस्ट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। क्या हम सेम नाम के वेरिएबल डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं? मतलब एक ही ब्लॉक के अंदर या एक ही फंक्शन के अंदर सेम नाम के मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन अलाउ होते हैं या नहीं? व्हाट यू से? सिंपल। क्या किसी भी फैमिली के अंदर, जैसे आप अपनी फैमिली देखो, पड़ोसी की फैमिली देखो, किसी भी फैमिली के अंदर सेम नाम के 2 पर्सन कभी भी होते हैं क्या? नहीं, नेवर। राइट। उसी टाइप से आपको नेक्स्ट रूल याद रखना है कि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, तो टू डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम ऑलवेज कैसे होना चाहिए? मस्ट बी यूनिक। वेरिएबल्स को एज्यूम करो लाइक अ मेंबर। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, अगेन हमने राइट डाउन किया इंट एक्स, और फर्स्ट केस में असाइन किया गया है एक्स इक्वल्स टू 10, सेकेंड केस में असाइन किया गया है एक्स इक्वल्स टू 20। इज इट वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड। कंपाइल टाइम एरर। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ एक्स, क्या रहा है? मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर एक्स। क्लियर है? सेम नाम के टू वेरिएबल्स, लेकिन मेरा पॉइंट ठीक से समझना, मैंने आपको बोला सेम फैमिली के अंदर
एक ही नाम के दो व्यक्ति या पर्सन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में सर वो फैमिली कौन है, वो फैमिली कौन है, नथिंग बट ब्लॉक। कौन है, ब्लॉक। यहाँ पर आगे मैं आपको पॉइंट लिखवाने वाले हैं। किसी भी ब्लॉक के अंदर, मैं फंक्शन नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, किसी भी ब्लॉक के अंदर सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन टू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के अंदर सेम नाम के पर्सन हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक ही घर में दो नाम के इंसान नहीं होंगे, लेकिन दो अलग अलग फैमिली के अंदर सेम नाम के पर्सन हो सकते हैं कि नहीं? यस, हो सकता है। हमारे घर में किसी का नेम राहुल हो सकता है आपके घर में भी किसी पर्सन का नेम राहुल हो, पॉसिबल है कि नहीं? यस, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, एक ही ब्लॉक के अंदर सेम नाम के दो पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन मैंने आपको रूल क्या बताया था, टू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में सेम नाम के पर्सन हो सकते हैं। टेस्टेड, इसको मैं रीनेम कर दूंगा आपके लिए सेव करने के लिए। वही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर हमने एक और नया ब्लॉक क्रिएट कर दिया लाइक दिस। अब बताओ क्या ये कोड कंपाइल होगा? यस, 100% कंपाइल होगा, राइट, नो डाउट। रीजन, क्योंकि जो फर्स्ट एक्स है जिसका वैल्यू 10 है, ये डिफरेंट ब्लॉक में, जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ब्लॉक। क्या बोलेंगे? आउटर ब्लॉक। और जो दूसरा वेरिएबल है, अगेन एक्स विद वैल्यू 20, इस सेम ब्लॉक में, डिफरेंट ब्लॉक में, लोकल ब्लॉक में, मतलब डिफरेंट ब्लॉक में, फिजिकली डिफरेंट ब्लॉक में है तो अलाउड है, देयर इज नो एरर। टेस्ट इट। कोई एरर आया क्या? नहीं। नेक्स्ट वन। अब इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ, प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपके लिए कई सारे की पॉइंट्स बन जाएंगे। ऑब्जर्व इट। सपोज हमने राइट डाउन किया अगेन वॉइड मेन फर्स्ट वन इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10। जैसा कि मैंने आपको बोला था, सेम नाम के दो पर्सन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? सिंपल केस है, एक ही फैमिली में दो नाम के पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का भी नेम राहुल है, दूसरे पर्सन का भी नेम राहुल है, और उनके जो भी पेरेंट हैं, राइट, ये पेरेंट कहीं खड़े होके बोल रहे हैं कि राहुल प्लीज कम हियर, राहुल को कॉल कर रहे हैं, राहुल प्लीज कम हियर। तो इन दोनों के बीच में एम्बिगिटी है कि नहीं? यस, ये एक दूसरे से क्या बोलेंगे कि पापा आपको बुला रहे हैं आप जाओ। दूसरा पर्सन बोलेगा नहीं नहीं आपको बुला रहे हैं आप जाओ। तो इसको हम क्या बोले, एम्बिगिटी प्रॉब्लम। तो उसी टाइप से समझो। अगर मान लिया जाए सी इस टाइप के सेम नाम के दो वेरिएबल डिक्लेरेशन अलाउ कर देता है, तो क्या प्रॉब्लम आता? आप खुद गैस कर सकते हो। सेम थिंग्स। मान लो फर्स्ट केस में एक्स का वैल्यू 10 है, दूसरे केस में एक्स का वैल्यू 20 है, और समवेयर इन द प्रोग्राम अगर हम डिस्प्ले कराते वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आपके लिए या मेरे लिए किस या कंपाइलर के लिए डिसाइड करना पॉसिबल है कि कौन सा एक्स हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं? मतलब एक्स नाम के दो वेरिएबल हैं और दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, तो इस प्लेस पर कंपाइलर कंफ्यूज है कि एक्चुअली 10 आना चाहिए 20 आना चाहिए। अगर फर्स्ट वेरिएबल को चांस मिला तो 10 आना चाहिए, दूसरे को चांस मिला तो 20 आना चाहिए। एक कंपाइलर अपने लेवल पर किसी भी वेरिएबल को प्रायोरिटी नहीं दे सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्बिगिटी प्रॉब्लम। दैट्स वाई, यही रीजन है, कंपाइलर डुप्लीकेट वेरिएबल नेम्स विद इन अ सेम ब्लॉक अलाउ नहीं करता है, सेम ब्लॉक के अंदर। लेकिन मैंने आपको बोला है टू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के अंदर सेम नाम के वेरिएबल्स हो सकते हैं। अगेन वन मोर टाइम्स, वॉइड मेन। इस छोटे छोटे रूल्स में इतनी डेप्थ में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको किसी भी टाइप के डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है। फर्स्ट वन इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, देन हम यहाँ डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट एफ। अब बार बार मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, ठीक है, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। प्रिंट एफ एक्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम एक्स के वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट। इस तरह से आपको डिसाइड करना है। दूसरा केस, उसके बाद हमने एक और ब्लॉक क्रिएट किया और इस ब्लॉक के अंदर सेम नाम का वेरिएबल डिक्लेरेशन अगेन प्रोवाइड किया, जिसके अंदर एक्स का वैल्यू क्या है, जस्ट 20। प्रिंट एफ, फिर से डिस्प्ले कराया हमने वैल्यू ऑफ एक्स अगेन, राइट। देन जब ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा, इसके बाद बाहर एक बार हम फिर से डिस्प्ले करा रहे हैं वन मोर टाइम्स वैल्यू ऑफ एक्स। तो जस्ट मेरा क्वेश्चन इतना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, राइट। व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट तो किया करो, आउटपुट गलत हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? जब बताना ही स्टार्ट नहीं करोगे, बोलना ही स्टार्ट नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं, आपको कोई कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा? मतलब अभी तो मैंने तो अपनी तरफ से आपको इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है। अगर आउटपुट सही आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने भी आपको समझाया कहाँ है। ठीक है, तो गलत होने से कभी मत डरो।
पूरे प्रोग्राम में प्रिंट एफ हमने 3 बार यूज किया है। साक्षी आपको 3 टाइम बताना है, 3 डिफरेंट केसेस में एक्स को प्रिंट करने पर क्या क्या प्रिंट होगा, ठीक है। बाकी लोग जितने भी मीटिंग में हैं वो भी रिप्लाई करें, नहीं तो मैं आगे क्लासेस को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ठीक है। तब तक मुझे आपका वेट करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी फास्टली रिप्लाई करोगे उतना ही आपका टाइम सेव हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर दो ब्लॉक हैं, जैसे कि जो फर्स्ट ब्लॉक है उस चीज को समझें। जो सबसे पहले ब्लॉक आता है लॉजिकली हम उस ब्लॉक को बोलते हैं आउटर ब्लॉक। क्या बोलेंगे टेक्निकली इन फ्यूचर? आउटर ब्लॉक। और ये आउटर ब्लॉक मेन फंक्शन के बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में इसको मेन ब्लॉक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो मेन ब्लॉक इन दिस एग्जाम्पल। लेकिन जब ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो लॉजिकली दिस इज इनर ब्लॉक। क्या बोलेंगे? इनर ब्लॉक। इतना पार्ट क्लियर है? आउटर ब्लॉक और इनर ब्लॉक। तो आउटर और इनर ब्लॉक के अंदर सेम नाम के दो वेरिएबल हो सकते हैं, राइट। अब ध्यान रखना, इस टाइप से समझे, दिस इज लॉजिकली सम आउटर ब्लॉक एंड आउटर ब्लॉक के अंदर ही कोई एक और ब्लॉक है समथिंग इनर ब्लॉक। तो आप वो ऑब्जर्व करो जरा कि अगर बाहर वाले बॉक्स में कोई सामान रखा हुआ है, वॉट एवर, एक्स इक्वल टू 10 और 0, ठीक है, तो इस एक्स को आउटर ब्लॉक में एक्सेस किया जा सकता है कि नहीं? यस। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो इनर ब्लॉक है, ये इनर ब्लॉक भी तो आउटर ब्लॉक का हिस्सा है, तो सेम वेरिएबल इनर ब्लॉक में भी एक्सेस करना पॉसिबल। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ एक्स, इट इज ऑल्सो वैलिड, देयर इज नो एरर। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आउटर ब्लॉक में कोई वेरिएबल है तो उसको हम आउटर ब्लॉक में तो एक्सेस कर ही सकते हैं, इसके साथ ही साथ इनर ब्लॉक में भी एक्सेस करना पॉसिबल, राइट। लेकिन अगर इनर ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल है, जैसे कि सपोज दैट वाई, तो वाई केवल इनर ब्लॉक में तो एक्सेस होगा, इनर ब्लॉक का वेरिएबल कभी भी आउटर ब्लॉक में एक्सेस नहीं होगा। सर वाई, उसका रीजन देखते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों है। दूसरी बात, अगर आउटर और इनर ब्लॉक में सेम नाम के वेरिएबल्स हैं तो बाय डिफॉल्ट हाई प्रायोरिटी हमेशा इनर ब्लॉक को मिलता है। इनर मतलब मोस्ट लोकल। ऑब्जर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैक डायग्राम। अगेन, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से, मेन के अंदर कंट्रोल जब आएगा तो यहाँ पर इस करंट ब्लॉक में केवल एक ही लोकल वेरिएबल है, ओनली एक्स। तो एज ऑफ नाउ केवल एक्स का एलोकेशन होगा विद इनिशियल वैल्यू 10। अभी मेरा एड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो 100, 98, 96 एंड वाइस वर्सा। उसके बाद क्या है? प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो जैसे ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो इससे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? वॉट एवर करेंट वैल्यू ऑफ एक्स। और आप देख पा रहे हो डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स का करंट वैल्यू क्या है? 10। 10 इज प्रिंटेड, मतलब जो फर्स्ट प्रिंटफ है इस प्लेस पर एक्स के लिए कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? अभी एक्स का वैल्यू में 10 लिख रहा है, 10 प्रिंट होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट वन। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर डायरेक्टली दिस प्लेस। यहाँ पर कंट्रोल है सीक्वेंस नंबर वाई। क्या इस ब्लॉक में कोई लोकल वेरिएबल है? यस। क्या है? एक्स अगेन, राइट। और एक्स अगेन लोकल है क्योंकि वो ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये भी कहाँ क्रिएट होगा? स्टैक के टॉप में। स्टैक में 100 प्लेस ऑलरेडी एक्स यूज कर रहा है, इसी स्टैक में एक्स नाम का एक और वेरिएबल आ जाएगा, राइट। और जैसे स्टेटमेंट परफॉर्म हुआ इनिशियली वैल्यू भले ही गार्बेज होगी, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद इस एक्स में क्या साइन हो जाएगा? 20, राइट। नेक्स्ट वन। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या इस केस में कंपाइलर को एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आएगा? राइट, मतलब कंट्रोल जब नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास आएगा प्रिंटफ के पास, अब आप देख रहे हो यहाँ पर कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्स प्रिंट होना चाहिए। इस केस में एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई वेरिएबल कहीं यूज होता है तो कंपाइलर पहले उस वेरिएबल को करेंट ब्लॉक में ढूंढता है। क्या जिस ब्लॉक में यूज हो रहा है क्या उस ब्लॉक में कहीं पर भी एक्स का कोई डिक्लेरेशन है? यस है। जब ऑलरेडी करंट ब्लॉक में एक्स फाउंड हो रहा है तो आउटर ब्लॉक में सर्च करने जाएगा ही नहीं। या फिर ऐसा बोल सकते हो
स्टैक के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन टॉप से सर्च होगा, तो टॉप में एक्स मिला कि नहीं मिला, यस, और टॉप में जो एक्स है उसका वैल्यू करेंटली 20 है। तो इसलिए इस प्रिंटफ के अंदर एक्स के प्लेस पर 20 रिप्लेस होगा, इसलिए मॉनिटर विंडो पर डिस्प्ले भी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, यहाँ तक का आउटपुट सबका सही है। अब आप देख रहे हो इस ब्लॉक में दो स्टेटमेंट थे, जैसे दूसरा स्टेटमेंट परफॉर्म होगा तो कंट्रोल कहीं ना कहीं इस ब्लॉक के बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, यस, मतलब इस इनर ब्लॉक के बाहर आ गया है। तो मैंने आपको बताया था किसी वेरिएबल का एलोकेशन का होता है जब कंट्रोल ब्लॉक में आता है, उसी टाइप से डी एलोकेशन का होता है जब कंट्रोल ब्लॉक के बाहर जाता है। तो अभी ऑब्जर्व करो, कंट्रोल आउटर ब्लॉक के बाहर गया है या इनर ब्लॉक के बाहर गया है, इनर ब्लॉक के बाहर गया है। तो इसका मतलब क्या है, इनर ब्लॉक में जो एक्स क्रिएट हुआ था जिसका वैल्यू 20 था, वो वाला एक्स मेमोरी से डी एलोकेट हो चुका है। इस बात का ध्यान रखना, राइट। मतलब जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक के बाहर आया सीक्वेंस नंबर 6 में, आउटर एक्स डी एलोकेट हो चुका है। अब केवल एक ही एक्स फाउंड हो रहा है विद वैल्यू 10। तो यहाँ पर एक्स के लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, 10, इसलिए नेक्स्ट केस में आउटपुट क्या रहा है, 10। तो फाइनल आउटपुट क्या है इसका, 10 20 10। ठीक है, सभी के लिए गैस करना ऑलमोस्ट पॉसिबल होगा। क्या रहा है इस केस में, 10 20 10। तो कहने का मतलब ये है कि लोकल टू लोकल वेरिएबल्स के नेम सेम ब्लॉक में सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन टू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के अंदर सेम नाम के लोकल वेरिएबल्स पॉसिबल। दैट इज द फर्स्ट केस। कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराया प्रिंट परसेंट दी वैल्यू ऑफ एक्स। बार बार लाइन चेंज हो जाए, सेपरेट लाइन में रिजल्ट आए, इसलिए प्रिंट के एंड में स्लैश एन प्लेस कर देंगे, स्क्रीन क्लियर हो जाए, सेम CLR SCR का यूज करेंगे, राइट। बाकी सब कुछ सेम कोड है, नथिंग स्पेशल फॉर यू। परसेंट दी वैल्यू ऑफ एक्स अगेन एंड प्रिंट परसेंट दी अगेन वैल्यू ऑफ एक्स। फाइनली आप देख सकते हैं इस केस में आउटपुट क्या रहा है, 10 20 30। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इनर ब्लॉक आउटर ब्लॉक के वेरिएबल्स इनर ब्लॉक के द्वारा हाइड कर दिए जाते हैं, कब, अगर उनके नेम सेम है, राइट। दूसरी बात, आउटर ब्लॉक का वेरिएबल इनर ब्लॉक में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनर ब्लॉक का कोई भी वेरिएबल आउटर ब्लॉक में यूज किया देन ऑलवेज कंपाइल टाइम एरर। तो इस कोड को भी थोड़ा सा मैं आपके लिए डीबगिंग मोड में चला के दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले। अभी प्राइमरी इंटेंशन मेरा यही है कि आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है। एक्स ऑब्जर्व इट, 1 सेकेंड। बाई मिस्टेक रीनेम हो गया है, Demo 36.c समथिंग। ऑलरेडी है, रिप्लेस हो जाए, डन मैटर। सेम एग्जांपल मैंने एग्जैक्टली कॉपी कर दिया आपके लिए। बार बार नया विंडो ओपन हो रहा है इससे। जब भी एडिटर इस टाइप का इशू क्रिएट करता है हमेशा आप रीओपन कर लिया करो। और मैं अभी F7 प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ और ही परफॉर्म हो रहा है, इससे कोई नया प्रोग्राम ओपन हो रहा है, इसलिए मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको, लाइन बाई लाइन छोड़ दें इसको। हाँ, रन। देख सकते हैं आउटपुट क्या रहा है, 10 20 एंड 10। जैसा कि मैंने आपको बताया टर्बो सी कंपाइलर सी का काफी ओल्ड कंपाइलर है, और हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो काफी न्यू है, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म इशू इनिशियली आते हैं। ठीक है, तो उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए आप हमेशा क्लोज करके रीओपन कर लिए करो। और ये इशूज आपको अदर कंपाइलर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं। फर्स्ट वन, एक्स और वाई, ये दोनों आउटर ब्लॉक में क्रिएट किए गए हैं, जिनके वैल्यूज क्या है, 10 20। ठीक है, नेक्स्ट वन, हमने यहाँ डिस्प्ले कराया इनर ब्लॉक के अंदर इंट y इक्वल्स टू 30 इंट z इक्वल्स टू 40, और हमने डिस्प्ले कराया व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना है। उसके बाद हमने असाइन कराया x = 1 y = 2, और जैसे ही कंट्रोल बाहर गया %d बाहर में केवल एक्स और वाई को डिस्प्ले करा रहा। रीजन, अगर हम यहाँ जेड को डिस्प्ले कराएंगे क्या जेड एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। रीजन, जेड इनर ब्लॉक में क्रिएट किया गया है तो केवल इसी ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, ओनली विद इन दिस ब्लॉक। अगर इस ब्लॉक के बाहर कहीं पर भी इनर ब्लॉक के वैल्यू को एक्सेस करोगे, क्लियरली कंपाइल टाइम एरर। इसको काफी डेप्थ में डिस्कस करूंगा, क्या रहा है अनडिफाइंड सिंबल जेड, जैसा कि मैंने आपको बताया। मतलब आउटर ब्लॉक के वेरिएबल्स इनर में एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन इनर ब्लॉक के वेरिएबल्स आउटर ब्लॉक में कभी विजिबल नहीं होते हैं। दैट इज द स्कोप रूल, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग इस पूरे प्रोग्राम को कहीं कॉपी में राइट कर लें और डायग्रामेटिकली ट्राई करें इसका फाइनल आउटपुट क्या है।
ठीक है, पूरा डायग्राम बना के देखना है। या इसका जस्ट स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, ये आपके लिए एज असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास से पहले इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। आज के लिए फ्रॉम इतना ही रखते हैं। इसको कॉपी में ऐड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। और आज के केस में मतलब जो आपका चैनल है, उस चैनल में आज की क्लासेस में हमने जो भी डिस्कस किया है उससे रिलेटेड मैं आपको मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करूंगा। और आप उन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में ट्राई करना, ना कि सिस्टम में। लैपटॉप में या मोबाइल में चला के नहीं देखना है। इनिशियल लेवल पर मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने कॉपी में कोड को कॉपी राइट कर लें। जिस टाइप से मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ उसी टाइप से डायग्राम के थ्रू जाओगे तो आगे आपके लिए प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंपाइलर से या सिस्टम से आउटपुट पूछो वो तो बता ही देगा, तो उसमें फिर आपने क्या अर्न किया, कुछ भी नहीं। आपका तो कोई क्रेडिट है ही नहीं। इसलिए आपको कंपाइलर से आउटपुट नहीं पूछनी, पहले आउटपुट आपको खुद से निकालना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका आउटपुट सही है गलत है। ये हमेशा प्रोग्रामिंग का बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट वे है। आज के लिए काफी है। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट पूछना हो पूछ सकते हो, एनी वन। हाँ, फिर से रिपीट करें, ग्रुप में जो क्वेश्चन सेंड करूंगा उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना है। किसी का कोई क्वेरी है क्या? अभी तक के जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे।